नमस्कार, मैं अमृता एनबी न्यूज़ की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारा शरीर एक निरंतर कार्य करता है। हमारे शरीर के हर अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, जिसका जो काम है वो कार्य करता है, एक कहीं तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी हमारे शरीर में कुछ विकार आ जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि मेडिसिन के थ्रू, जो दवाइयाँ हैं उसके थ्रू हमारे शरीर के विकार दूर हों, पर ऐसा नहीं होता है। लास्ट में ये पता चलता है कि सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है। ऐसे में मरीज़ के अंदर एक डर बैठ जाना लाजमी है। तो आइए, सर्जरी क्या है, इसी विषय पे हम बात करते हैं अपने सर्जन डॉक्टर शिव शंकर शाही जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। मैं डॉक्टर शिव शंकर शाही, निदेशक शाही ग्लोबल हॉस्पिटल तारामंडल से बोल रहा हूं। जी सर, हमारे कार्यक्रम हेल्थ ऑफ गोरखपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात कर रहे हैं जैसे हम मेडिकल की और शरीर के अंगों की, तो शरीर में विकार होते रहते हैं। कुछ विकार हमारे दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, तो एक लास्ट ऑप्शन आता है जो सर्जरी। तो सर, इसके माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि सर्जरी क्यों ज़रूरी है, वो स्थिति क्या होती है जब उन्हें सर्जरी कराना पड़ता है? देखिए, सर्जरी हम सबसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं किसी बीमारी के लिए। कुछ बीमारी होती है जिनका इलाज केवल सर्जरी है, जैसे हर्निया हो गई। कुछ बीमारी होती है जिनको पहले ट्राई करते हैं दवा देकर, दवा से नहीं कंट्रोल होती तो सर्जरी पड़ती है। जैसे प्रोस्टेट हुआ, ओल्ड एज में होता है, प्रोस्टेट की बीमारी, पेशाब की दिक्कत आती है, उसकी दवाई चला जाती है, दवा से अगर काम चलता चलने दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक कोशिश यही किया जाता है कि अगर मरीज का इलाज दवा से संभव है तो दवा से ही किया जाए। लेकिन अगर सर्जरी करना पड़े, सर्जरी न करने से मरीज को कोई क्षति हो सकती हो, तो उसको सर्जरी के ऑप्शन में रखा जाता है। जी सर, एक सवाल और जानना चाहूँगी। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड राजनीति से है सब, और आपने एक चिकित्सा जगत में एक चिकित्सक का रूप लिया, तो सर इसका रुझान कैसे हुआ कि आपने राजनीति में न जाकर एक चिकित्सक बन गए आप? देखिए, राजनीति को मैं बहुत करीब से देखा हूँ और ये 100% सत्य है कि राजनीति में विपक्ष होता है। आपके पास दुश्मन भी होते हैं, आपके पास बड़ाई करने वाले होते हैं। चिकित्सा जगत एक ऐसा आयाम है जिसमें हम हर तरह से एक मानव सेवा से लगे रहते हैं। हम जितनी मानव सेवा कर सकते हैं उतनी मानव सेवा दुनिया का और कोई आदमी नहीं कर सकता है। हम अपने दुश्मन का भी इलाज कर सकते हैं, अपने मित्र का भी इलाज कर सकते हैं, और जो करना चाहिए जो हम लोग करते रहते हैं। तो हमारे इलाज में न कोई जाति पात है, न कोई भेदभाव है, न कोई ऊंच नीच है, किसी तरह का इस तरह की विषाक्त फैलाने वाली चीज़ें नहीं है। और मैं इसलिए चिकित्सा को चूज किया कि मेरा एक अलग नाम रहे और मैं अधिक से अधिक मानव सेवा कर सकूं। जी सर, मानव सेवा तो आपने की। जब एक बच्चे के पेट में सरिया घुसा हुआ था और उसको लखनऊ भी जाकर वो राहत नहीं मिली थी, तो सर आपने उसकी सर्जरी की और उसको मौत के मुंह से बचा लिया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि अगर रात को 12 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजती है तो ये पता रहता कि कोई पीड़ा में होगा तभी फ़ोन कर रहा है, कोई रात को मजाक करने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा है। उस बच्ची के गले में और पेट में सरिया घुसी थी। उसमें मैं संयोगवश रात को पिक्चर देखने गया था, नाइट मूवी, करीब 12:30 बजे के आसपास बात हो रही थी। कोई अननोन नंबर से कॉल आया, 2-3 कॉल आया। 2 घंटे बाद मैंने तीसरा रिसीव किया तो उसने कहा कि ऐसी कहानी है। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं तो हूँ नहीं अस्पताल में, आप कहीं और लेकर चले जाओ। उसने कहा मैं ढेर सारे अस्पतालों का नाम गए, हाँ लौट आया हूँ, लोगों ने मुझे पीजीआई रेफर किया, मुझे नहीं लगता मेरी बच्ची नौसर क्रॉस कर पाएगी। तो मुझे लगा कि मुझे उसे जाकर देखना चाहिए। मैं आया, प्रथम दृष्टया में ऐसा लगा कि बच्ची बच नहीं सकती है, लेकिन जब उसको मैं थोड़ा ऑक्सीजन दिया, गले की सरिया का थोड़ा मोबिलाइज किया ताकि ऑक्सीजन की जो नली है वो खुली, तो बच्ची की आँख खुल गई। तो मुझे लगा कि इससे बचाया जा सकता है। तो मैंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम पिक्चर छोड़ के आ जाओ। और चूंकि मैं सर में नया आया था, मेरे पास कोई परिचय ज़्यादा नहीं था, तो मैं अपनी पत्नी को असिस्टेंट बनाया, अपने खुद सर्जरी किया। और मेरे फ्रेंड डॉक्टर भूपेंद्र, चूँकि संजय गांधी पीजीआई CMD करके आए थे, क्रिटिकल केस कर लेते थे, उनको एनेस्थीसिया के लिए बुलाया और ऑपरेशन 7 घंटे चला और उस बच्ची का हमने जान बचाया। इसलिए कभी भी अगर मेरा हमेशा फ़ोन ऑन रहता है, अगर रात को कोई स्पेशली फ़ोन करता है तो मैं ज़रूर उठाता हूं। और अगर एक रात जग कर मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकता हूं
किसी के घर के बूझते हुए चिराग को बचा सकता हूँ, किसी के लाल को बचा सकता हूँ, तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है मेरे लिए। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा नाम दिया गया है और आपने कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम किया सभी के लिए, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोरोना काल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कंप्लीट लॉकडाउन था, मरीज अपने घर में पैक हो चुका था, डॉक्टर अपने घर में पैक हो जाता था। उस समय मैंने टेलीमेडिसिन, एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, प्रिंट मीडिया का सहारा लिया और शहर के आईएमए के विशेष चिकित्सकों की एक सूची बनाई, ऑर्थोपेडिशियन, गायनकोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, सबके सूची बनाई और सबको मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से समाज में दिया कि आप इनसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मरीज के घर, चूंकि कुछ मरीज दूर थे, हम एडवाइज कर दिए, समाधान दवा लिख दिए, दवा ना ले पाए, तो मरीज के घर पैथोलॉजी वाला जाकर जांच करता था, मरीज के घर तक दवा पहुंचाते थे और उसकी जो भी समस्या होती थी उसको डॉक्टर वीडियो कॉलिंग के थ्रू फेस टू फेस बात करके पूरा समाधान करते थे। तो ये बहुत अच्छा रहा, इसमें मुझे प्रशासन का बहुत सहयोग मिला। मैं उसमें डॉक्टर कौस्तुभ एसपी सिटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी दवा देवरिया तक पहुँचाई है। तो प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और कोरोना काल में मरीज घर बैठे सारे मेडिकल सुविधा का लाभ लिया जो हम लोग कर सके। इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रिंट मीडिया और प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ कि उस पल में मेरा सहयोग दिया और वो बहुत सफल रहा हमारा कोरोना काल का। सर किसी भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत दुविधा वाली बात हो जाती है जब बच्चे को ये पता चलता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है और उन्हें ये पता नहीं होता इनफैक्ट कि हार्ट की प्रॉब्लम है और वो बहुत सारे ट्रीटमेंट करते रहते हैं और जब वो पता चलता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे आपके पास, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप बहुत ही सही क्वेश्चन पूछी हैं, इसको मैं दो तरह से जवाब दूंगा। पहला जवाब कि दिल की बीमारी तो बुजुर्गों को होती, बच्चों को नहीं होती है, तो ऐसा समाज में है। तो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि बच्चों को कैसे हार्ट की बीमारी हो सकती है। बच्चों में हार्ट की बीमारी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, जन्मजात माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तभी हो जाती है। और चूंकि पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, पहले ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती थी, बच्चा जिंदा नहीं बच नहीं पाता। आजकल इंडोस्कोपिक सर्जरी आ गई है, बिना चीड़ फाड़ के उस हार्ट के सुलाज का ऑपरेशन हो सकता था। पहली केस मेरे सामने जब आई कुशीनगर की, जिसमें बच्चे के दिल में सुराख था, केजीएमसी पीजीआई के डॉक्टर उसको एम्स दिल्ली रेफर किया था। एम्स में उसके पास 2.5 लाख का एस्टिमेट था, प्राइवेट में 6 लाख 7 लाख मांग रहे थे। घर में पति पत्नी गरीबी थी, लड़ाई हुई, पति ने कहा कि इसको 2.5 रुपए की जड़ दे दो, बच्चा मर जाएगा, मैं दूसरा बच्चा पैदा कर दूंगा। क्योंकि माँ ऐसा कर नहीं सकती थी, न्यूज़पेपर के माध्यम को पता चला, तो मैंने उस बच्चे को बुलाया, उसका चेकअप कराया और उसका, मेरे दोस्त मैक्स में थे डॉक्टर नीरज अवस्थी, उनके थ्रू उसका एंडोस्कोपी सफल ऑपरेशन करवाया। लेकिन तब मुझे पता चला कि क्रिटिकल केस का भी हमारे यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी काफ़ी सुविधाएं कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस समय नहीं थी। सारे बच्चे जाकर दर्द की ठोकरें खाते थे। पहला कैंप मैंने गोरखपुर लगाया, मैं इस प्रण लिया कि पूर्वांचल के किसी भी बच्चे को दिल का दर्द नहीं होना चाहिए। दिल का दर्द तो बुजुर्गों को होता है। और पहला कैंप लगाया जिसमें 226 बच्चे आए थे और मैं बता रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि नॉलेज के अभाव में किसका इलाज हो सकता है, वो डिजीज इरिवर्सिबल हो चुकी थी। मैं नाम नहीं लूंगा, एक आपकी एंकर है गोरखपुर की, इसमें आज तक में पहले मतलब उसमें थी न्यूज चैनल में, तो उनका एक फोन आया था, उनके बच्चे को उनके जो पेशेंट था उनको मैं देखा तो डॉक्टर ने कहा इसका तो इरिवर्सिबल चेंजेस हो चुकी है, ये इलाज से काफी देर हो चुका है, इनका कंप्लीट हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो अभी भी अगर पढ़े लिखे लोग इस बीमारी नहीं पकड़ पाते तो और लोग कैसे पकड़ पाएंगे। तब से हर महीने मैं यहाँ कैंप लगाता हूँ, निःशुल्क हर बच्चे की जांच होती है। इकोकार्डियोग्राफी एक जांच है जो मेरे मशीन लगी है, जिस जांच के थ्रू हम बच्चे के दिल की पूरी, बच्चे या बच्चे हर आदमी के दिल की पूरी कहानी जान सकते हैं। बच्चे के दिल में सुराख है, बच्चे का दिल सिकुड़ा हुआ है, दिल बढ़ा हुआ है, या क्या उसकी जन्मजात बीमारी है, सारी बीमारी को हम पता कर लेते हैं। और वो मशीन हमारे ग्लोबल में लगी, वो कभी भी किसी वक्त कोई भी आकर चेक करवा सकता है। और तब से आज तक लेकर करीब 137 बच्चों का मैं निःशुल्क हार्ट सर्जरी करवा चुका हूं। अब बच्चे कम आने लगे हैं, इसका मतलब पूर्वांचल में काफी कम हो चुके हैं, काफी मुझे सफलता मिल चुकी है। जो मेरा प्रण था कि पूर्वांचल का एक भी बच्चा दिल के दर्द नहीं तड़फेगा, वो मैं लक्ष्य लगभग प्राप्त करने के करीब पहुंच चुका हूं।
सर, जैसा आप बता रहे हैं कि दिल की बीमारी ज़्यादातर बुज़ुर्गों को होती है, तो कैसे पता चलेगा कि वो हार्ट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीने में दर्द होता है और वो घबरा जाते हैं और फिर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है सर। आप बहुत सही कही हैं। हार्ट अटैक किस तरह से प्रेजेंट करना कहना बहुत मुश्किल। कई बार सीधे केवल पेट में दर्द होता है, लगता है गैस की परेशानी। ढेर समय तो गैस की परेशानी लेकर आते हैं, जब उनकी ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, तो पता इनको हार्ट अटैक हुआ पड़ा है। तो अगर किसी भी मरीज को बाएं तरफ हार्ट में दर्द है और दर्द अगर बाएं हाथ में आता है तो हार्ट का दर्द माना जाता है। सिंपल गैस की भी परेशानी हो रही है और चलने से दर्द बढ़ रहा हो तो उसको हार्ट का दर्द हम मानते हैं। ये तो बेसिक 2-4 बंदे जानते हैं। हार्ट का दर्द हमेशा एक्सर्शनल डिस्निया होती, चलने से बढ़ता है। सिंपल गैस, पेट में जलन भी के रूप में प्रेजेंट कर सकता है, या बाएं छाती में दर्द करके बाएं हाथ में जा सकता है, उससे प्रेजेंट कर सकता है। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। अगर उम्र ज़्यादा है, बीपी की दवा खाते हैं, विशेष शुगर के मरीज को दर्द ही नहीं होता, हार्ट अटैक पता नहीं चल पाता कई बार, और काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप का सिस्टम नहीं है प्रॉपर। हर साल आदमी को हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए अपना। सर, वो उम्र क्या होती है जो इसमें ये ट्रीटमेंट मतलब चेकअप 35 पे नहीं बताया गया, 35 बताया गया है। चेकअप करा हर आपका लिवर, गुर्दा, किडनी, हार्ट सब चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि हर बीमारी लक्षण से नहीं प्रेजेंट करती है। जैसे गाल ब्लैडर में पथरी है, पथरी से कई बार गाल में कैंसर हो जाता है, अंदर पता नहीं चलता है। पता तब चलेगा जो पूरा फैल गया, स्टेज 4 में आ जाता है, तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ढेर सारी बीमारियां हैं जो बिना लक्षण के हमारे शरीर में अंदर धीरे धीरे अपना पैर फैला रही हैं। हमको तब पता चलता है जब उनका पूरा पैर फैल गया होता है, तब हमारे मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाता और हम पछताव के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो भी 35 साल से बड़े हैं उनको एनुअल हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए एक बार। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आया पेशेंट को और उस टाइम पे हमें डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हम तुरंत नहीं पहुंच पाते, तो ऐसी स्थिति में उस मरीज के साथ तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, उस अक्सर हार्ट अटैक आता तो लोग घेर लेते हैं, मरीज को खुली हवा में रखना चाहिए। हार्ट अटैक में क्या होता है कि खून हार्ट के किसी भी नली में, खून की नली में थक्का से ब्लॉक हो गया या नली सिकुड़ गई है जिससे हम ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा, तो सबसे पहले मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर गांव में रहता नहीं है तो कम से कम उसके पास भीड़ न करें। सबसे पहले उसको चलने नहीं देना है, चलेगा तो और हार्ट अटैक बढ़ेगा। उसको बाथरूम नहीं जाने देना। अक्सर आप देखिए आईसीयू में मरीज भर्ती है, जिद करके गया बाथरूम में टॉयलेट करने, प्रेशर दिया, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट के वही कोलैप्स करके खत्म हो जाता है। तो उसको कंप्लीट रेस्ट करिए, हवा पूरा दीजिए। और अगर शक है अटैक का तो इकोस्प्रिन डिस्प्रिन की गोली हर चौराहे हर गली मोहल्ले मिलती है, कम से कम उसको 2 गोली खिला देना चाहिए ताकि वो, हाँ तुरंत, ताकि 2-3 गोली खिला दीजिए। डोज तो 300 मिलीग्राम तक होता है, 3 गोली खिला दीजिए, कोई इशू नहीं है, नुकसान नहीं करेगा डोज में, और वो थोड़ा सा सेफली हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। और सर, क्या खान पान में उसको बरतना चाहिए सावधानियां, मतलब क्या ना खाएं और किस चीज़ में वो कंफर्टेबल हो सकते हैं? देखिए, अब तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया क्या न खाएं क्या खाएं, क्योंकि हर खाने में मिलावट मिल रही है। हम कह रहे दूध बहुत अच्छा पियो, दूध पता चले लोकल आ रहा है, हम कह हरी सब्जी का हरी इंजेक्शन से आ रही हैं। फिर भी हमको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करके खाना पड़ेगा। हार्ट के मरीजों को ध्यान देना कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल न बढ़े, इसलिए उनको प्रचुर मात्रा में घी नहीं खाना चाहिए, उनके रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हरी सब्जी, सलाद, दूध, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में सब कुछ होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं ना कि कलरफुल डाइट बोलते हैं ना, कभी पीला ले लो, लाल ले लो, तो वो इसका मतलब आप चना भी ले लिए, मटर भी ले लिए, दाल भी ले लिए, हरी सब्जी भी ले लिए, पत्ता गोभी भी ले लिए, तो आपको मिक्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल सबसे अच्छी होती है उसके लिए। और बैलेंस डाइट हमेशा लेते रहना चाहिए। पौष्टिकता हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। बहुत घी तेल जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, इनको प्रचुर मात्रा में नहीं लेना चाहिए, एकदम बंद में नहीं, वो भी थोड़े जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम स्टॉप कर दो। सबसे ज़्यादा हमको आपको बता रहे हैं कि अक्सर हमारे आईसीयू में प्रॉब्लम होती है, पेशेंट बेहोश होकर आता है, उसको बीपी की बीमारी है, डॉक्टर बोलते हैं नमक कम खाओ, कम खाओ, खाना ही बंद कर दिए। हम सोचते हैं कि हम खाएं ना तो और बढ़िया हो जाएंगे, खाना ही बंद कर दिया, उनके शरीर में सोडियम कमी हो गई, ब्रेन पे असर आया और बेहोश होकर आगे भर्ती हो गई। अक्सर बुजुर्ग लोग आते हैं, इसीलिए कम खाना मतलब नहीं कि खाना छोड़ दीजिए, बैलेंस डाइट में सब भी आता है, सबको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। सर, ऐसा भी होता होगा कि पेशेंट आते होंगे सर्जरी के लिए और सर्जरी के नाम से ही लोग थोड़ा डर जाते हैं,
तो जब आप सर्जरी करने जाते हैं और उस टाइम पे उनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है या काफ़ी हाई हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए, इसे हम दो तरह करते हैं। एक तो पेशेंट की साइकोथेरेपी होती है, दूसरा रात को एक दिन पहले, अगर इलेक्टिव सर्जरी रात को एक दिन पहले उसको हम मेडिसिन देते हैं ताकि उसका टेंशन कम हो, सोचे ना, रिलैक्स रहे। मूड एलिवेटर की दवाई, एंजियोलिटिक दवाई जो दिया जाता है और रात के गोली दिया जाता है। और मरीज से हम जो करते हैं, मरीज की भाषा में बात करते हैं, कोशिश करते हैं मरीज किस तरह से मेरा बातचीत निकल जाए। तो वो किसी उसको लगता है कि अगर मरीज में रिलेशन डेवलप कर लिया, मरीज जब मैंने देवरिया जिला का है तो पूछते किस जगह का, वहाँ मेरी रिश्तेदारी है, अरे फलाने जानने वाले हो, तो किसी एक रिलेशन बनाते हैं कि मरीज को लगे कि डॉक्टर मेरा फ्रेंड है, डॉक्टर मेरा दुश्मन नहीं है। तो मरीज की भाषा में बात करना, मरीज से किसी तरह से सामाजिक लिंक बनाना। कोई आप फोन करवाता तो मैं बोलता हाँ उनको जानता हूँ, तो मरीज के चलो मेरे जानने वाले को जानते हैं, मेरे फादर को जानते हैं, तो एक फेथ हो जाता है। दूसरी चीज़, ओटी में मेरे ओटी में म्यूजिक बजता है, मेरे ओटी में म्यूजिक बजता है। कई बार मरीज मस्त रहता है, गाना सुनता रहता है, उसको इतना फैमिली एनवायरमेंट उसको बना देता हूँ कि उसको पता नहीं चलता। अब चलिए, मेरे कई मरीज हैं ओटी में, देखिएगा वो गाने सुनते हैं, हंस के बाद डॉक्टर साहब कोई टेंशन नहीं, कोई। और ज़्यादा सर्जरी, एक दो वीडियो मेरे पास मैं दे दूंगा कि सर्जरी करते करते मैं मरीज से बात करता हूँ और सर्जरी भी मरीज को दिखाता हूँ, क्योंकि मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। दूरबीन तो पेट में डाली जाती है, लेकिन ऑपरेशन में टीवी देख के करता हूँ मॉनिटर पे। तो जो पित्तक थैली निकाल रहा हूँ, मॉनिटर दिख रहा है, मरीज को लेटा हुआ, हम मरीज को बोलते तुम भी देखो, आधा बेहोश किया गया, मरीज भी वाच करता है, सर्जरी मस्त रहता है, बहुत खुश रहता है, अरे यार मैं तो गया डॉक्टर साहब सर्जरी दिखाए, मुझे दर्द भी नहीं हुई। तो एक फेथ होता है। तो दो तीन काम मैं करता हूँ, एक तो उससे सोशल बॉन्डिंग करता हूँ, उसकी लैंग्वेज यूज करता हूँ, और इस तरह की वीडियो क्लिप उसको दिखाता हूँ। देखो 5 साल के बच्चे का मैं सर्जरी किया हूँ और ये कैसे देख रहा है सर्जरी, वो क्लिप मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो भी दिखा दूंगा। तो लगता है बच्चे के 5 साल के बच्चे की सर्जरी, बच्चा डॉक्टर से बात कर रहा है, तो बहुत आसान चीज़ होगी। तो इसलिए इजीली अपना उनका टेंशन नॉर्मल रहता है। और हमारे किसी भी मरीज में सर्जरी के नाम पर डर आज तक नहीं पैदा हुई है, मैं सफल रहता हूँ उसके डर को दूर करने के लिए। और सर, सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ये आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछी हैं। अक्सर हमारे गोरखपुर में सर्जरी बाद लोग खिचड़ी खाते हैं, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं स्टेम बनवाया था, डिस्चार्ज होता था, खिचड़ी खाना मना है। खिचड़ी में कोई भी ताकत नहीं होती है। अगर आपके पेट की सर्जरी नहीं हुई, इंटेस्टाइन की सर्जरी नहीं हुई है, तो आपको कोई खाने का परहेज नहीं है। अगर पुरानी बीमारी है जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन, उसका परहेज है। अदरवाइज आपको नॉर्मल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। नॉर्मल बैलेंस डाइट, रोटी भी हो, दाल भी हो, दही भी हो, सलाद भी हो, हरी सब्जी भी हो, सब कुछ बैलेंस डाइट चाहिए। बस अमाउंट थोड़ा कम लेना चाहिए। मैं हर मरीज समझता हूँ कि अब खिचड़ी पर जाए, लोग उनको लगता है खिचड़ी खाने से हम ठीक हो जाएंगे। खिचड़ी खाने से घाव नहीं भरता है। नंबर 1। सर, चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, पेस मेकर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पेस मेकर क्या चीज़ उसी बता दे रहा हूँ। हमारा दिल जब बच्चा माँ के पेट में होता है 140 बार 1 मिनट धड़कता है। जब हम बाहर निकल गए तो एवरेज 72 बार 1 मिनट धड़कता है। अगर आप फिंगर को 72 बार करें तो फिंगर थक जाएगी, आधे घंटे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। लेकिन मेरा दिल सतत धड़कता रह रहा है, क्योंकि दिल में SA नोड और AB नोड 2 तरह के पावर हाउस हैं जो खुद बिजली बनाते हैं, खुद एनर्जी जनरेट करते हैं। और वहाँ की बिजली हमारे हार्ट में जाती है, और हार्ट को क्या सप्लाई है, शरीर नहीं, हार्ट की, और हार्ट की पूरी एक्टिविटी करती है। इसीलिए हमारा हार्ट 1 मिनट में 75 से लेकर 100 बार धड़कता और थकता नहीं, चलता रहता है। जब वहाँ से उसकी स्पीड में कमी आती है, हार्ट रेट हमारा कम होने लगता है, तो हम पेसमेकर लगाना पड़ता है। हम बाहर से उसकी एनर्जी सोर्स देते हैं ताकि उसका हार्ट नॉर्मल उसी से चल रहा है। तो एक हम अलग आर्टिफिशियल डिवाइस से उसको हम पावर जनरेट करते हैं। हम क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस पेशेंट को जिसको पेसमेकर है? देखो, पेसमेकर के पेशेंट को बहुत बिजली के करीब नहीं जाना चाहिए, पावर हाउस के नहीं जाना चाहिए। कई बार आकाशीय बिजली गिरती है, उससे दूर रहना चाहिए। उनकी सर्जरी में भी हम प्रिकॉशन करते हैं कि हम कई बार हम जो सर्जरी करते हैं वो कॉटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक यूज ना हो और नंगा तार, मतलब बिजली का काम ना करें। अपना स्विच यूज में बहुत लोग घर अपना होमवर्क चालू हो जाते हैं, पिच के जोड़ लेते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको झटका मारेगा तो उसका पेसमेकर डैमेज हो सके। तो बिजली से दूर रहिए, चाहे वो आकाशीय बिजली हो, चाहे मानवीय बिजली हो, चाहे आर्टिफिशियल बिजली हो, इलेक्ट्रिक से दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं आया गोरखपुर में तो मैं देखा एक गांव का मरीज आ रहा है, रात को उसको हार्ट अटैक हुआ। आते उसे बोला जा रहा है कि तुमको 2 लाख रुपए देना है, 50,000 रुपये देना है। उसका 1 पैसे भी नहीं है।
हो सकता कल उसके बाद 4 लाख रुपए हो। तो मैंने अपने आईसीयू में ऐसी व्यवस्था किया है कि पूरी दवा, पूरी जांच, अगर रात को किसी टाइम मरी जाए, स्पेशली रात को अगर मरी जाता तो सबसे पहले उसका इलाज चालू कर दीजिए। पहले जान बचाइए, पैसा बाद में आता रहेगा। और मेरा आज तक चलता आता है कि पैसे की वजह से किसी की जान न हो जाए। पैसा तो हर बंदा दे के जाएगा, कोई लेकर भागा नहीं है। और गलती से कोई लेकर चला गया तो मैं मानता हूँ मेरे पूर्व जन्म का ऋण था चुकता हो गया। तो आज भी मेरे आईसीयू में सुविधा व्यवस्था किया गया है कि मरीज आए, उसका तुरंत इलाज चालू हो जाए, तुरंत दवाई लग जाए। ये न कहा जाए तुम जमा करो तब हम इलाज करेंगे। तो पैसे से हम किसी जान को कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत ऐसे लोग हैं जो होता है जिनके लड़के IAS हो, PCS हो, बहुत अच्छे जगह हो, उनके फादर अकेले रह रहे हों, रात को अटैक हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, वो करोड़ों दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको 2-4 हज़ार की रात को जान चली जाए तो जान को दोबारा खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने ये व्यवस्था किया है कि कम से कम इमरजेंसी मेडिसिन तुरंत लगे, इलाज फर्स्ट इलाज चालू हो जाए। गोल्डन आवर को हम बचा लें। गोल्डन आवर जो बताया गया, जिसमें जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, इसमें गोल्डन आवर होता है कि 6 घंटे के अंदर अगर इलाज चालू हो गया तो फालिज का मरीज अपने पैर पर चलता। हार्ट अटैक 100% ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन उस समय से इलाज चालू हो और तुरंत चालू हो जाए। इसलिए मुझे सारे चिकित्सकों से अनुरोध है कि इस तरह के क्रिटिकल पेशेंटों में पैसे के लिए उनकी दवा न रोकें, उनका इलाज होने दें, जान बचेगी और सब पैसा वापस कर देंगे। सर, इसीलिए डॉक्टर को दूसरा नाम भगवान का दिया गया है, ये भगवान का दर्जा दिया जाता है। और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। जी, इसी अंक के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में अगले अंक के साथ मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।